हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। दोस्तों, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो डाइट के बारे में होता है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो यही सारे मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल जी, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि डाइट के बारे में, खासकर प्रेग्नेंट माँ के लिए एक बहुत ही मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट है तो उन्हें बहुत ही ताकत की जरूरत होती है, तो अगर तुम्हारे गर्भ में बच्चा है तो तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। तो क्या ये सच है? ये हमारी जितने भी घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं जी, वो कहते हैं, और उसके पीछे उनका प्यार छुपा होता है कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो तो अभी 1 नहीं 2 का खाना खाना है। वो उनके प्यार का एक बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन है जी। भाई, वो इतना प्यार करते हैं। बट ऑनेस्टली 2 का बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो यू जस्ट नीड 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने क्लियरली बोला है अपने गाइडलाइंस में कि 300 कैलोरीज ही एक्सेस में खाना है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। और जो टोटल वेट गेन होना है ड्यूरिंग द 9th मंथ पीरियड शुड बी बिटवीन 10 to 12 किलोज। उससे ज्यादा वेट गेन नहीं जरूरत है, और बाई एनी चांस हो रहा है तो इट इज एडिंग टू योर फैट ओनली, बेबी को कुछ नहीं जा रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल, एक्सेस में मत खाओ। ये गलती मैंने की है, बहुत वजन बढ़ाया है, फिर मेहनत भी लगी मुझे कम करने में। अभी जो आप देख रहे हैं तो आपको लग नहीं रहा होगा, बट ऑलमोस्ट मैं 3 डिजिट तक पहुंच चुकी थी, वेरी क्लोज टू दैट। बट प्लीज डोंट ऐड वेट, क्योंकि वेट गेन जो है वो बाद में बहुत प्रॉब्लम करता है। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल। सो अपने वेट पर बिल्कुल चेक रखें। 10 to 12 kgs is what NIN recommends, और वो तभी होगा जब आप 300 कैलोरीज के ऊपर पर डे नहीं कंज्यूम करेंगी। जी हम, जैसे आपने कहा कि हमें 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा खानी होती है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बेबी पेट में बढ़ता जाता है, तो क्या बेबी का बढ़ने का जो स्पीड है उस तरह से हमें कैलोरीज बढ़ानी नहीं चाहिए? नहीं, जो 300 कैलोरीज मैंने बोला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शायद उतनी भी जरूरत नहीं है, बट यस बाकी के ट्राइमेस्टर में अराउंड 300 to 350 इज गुड इनफ। ओके, क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है, बट वो कितना बड़ा ग्रोथ हो रहा है, लाइक फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रायो इट इज becoming like a 3 kg baby at max 3.5 kg or 3.75. So 300 calories is quite a comfortable diet, and this is recommended also through a lot of research. So I think this is proper. आप चाहे तो maybe 50 calories 100 calories तो plus minus कर सकती हैं depending, but this is something which is like very normal. जी मैम, ये भी कहा जाता है कि एक माँ को जब वो प्रेग्नेंट है तब कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, तो क्या ये सही है? कॉफी, टी या ऐसा कुछ भी ड्रिंक जिसमें कैफीन हो वो फीटस के लिए हानिकारक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 200 mg से ज्यादा कैफीन का सेवन ना करे। जी, पर मैम जिन्हें कॉफी या फिर टी
पीने की आदत हो, वो बहुत ही ज्यादा पीते हो, तो क्या वो थोड़ी सी तो ले सकते हैं? 200 mg मैंने कहा ना, Okay. that's enough. और switch to other forms of जी, drinks. तो वो क्या होते हैं? ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, और इतने फ्रेश जूसेस वगैरह अवेलेबल हैं. जी. सो ये सब जो नॉन कैफीन सब्स्टिट्यूट है, आप उसमें शिफ्ट कर जाइए. जी. द लॉट ऑफ ऑप्शंस. आजकल तो इतनी वैरायटी ऑफ टी मिलने लगी विच आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस. थोड़ा टेस्ट देखिए, पैदा होके तो अब चाय नहीं पी रहे थे ना, जी, धीरे धीरे डेवलप किया. बिल्कुल. तो अब कुछ और डेवलप कर लीजिए टेस्ट. इट्स ऑल अबाउट स्विचिंग टेस्ट. बट 200 mg के ऊपर कंज्यूम ना करे तो अच्छा है, बिकॉज इट इज नॉट गुड. और ये तो क्या टेम्पररी है, 9 महीने की बात है, बाद में पीते रहिएगा जितना पीना है. जी. मैम, हमें कहा जाता है कि जब प्रेग्नेंट है तो हमें सात्विक फूड खाना चाहिए. जितना हमारा आहार सात्विक होता है उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है. लेकिन हम कहते हैं कि मांस मच्छी में प्रोटीन की मात्रा भी होती है, तो वो खाने के लिए परहेज क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा है, बट नॉनवेज में क्या है, जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, वो एक प्रॉब्लम भी है. वही आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर खाओगे तो वो इजीली डाइजेस्टेबल है. सो आई विल पर्सनली ऑलवेज प्रेफर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ओवर एनिमल बेस्ड प्रोटीन. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट्स अगेन योर कल्चर, योर रिलीजन, योर फैमिली एनवायरमेंट, उसके हिसाब से आपको कॉल लेना है. बट आई अगेन लाइक टू रीआइटरेट, आई अगेन लाइक टू रिपीट कि न्यूट्रिशन एंड एनर्जी दो सेपरेट एस्पेक्ट है. अगर आपको नॉनवेज से प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है तो एक न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट से मिल रहा है, बट एनर्जी स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें तो आयुर्वेद बिल्कुल निषेध करता है नॉनवेज का, बिकॉज नॉनवेज में बहुत नेगेटिव एनर्जी है. हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जब हम एक एनिमल को, एक जीवित एनिमल को जब हम मारते हैं तो उसमें कैसे नेगेटिव एनर्जी ट्रैप होती है, फिर कितना प्रेजर्वेटिव्स वगैरह डाल के फिर आपको सर्व किया जाता है. तो ओवरऑल एनर्जी स्टैंड पॉइंट से दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इसीलिए जब हम सात्विक तामसिक भोजन की बात करते हैं तो इसे तामसिक की कैटेगरी में डाला जाता है. प्लस अगर हम न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो ये थोड़ा सा हैवी टू डाइजेस्ट होता है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जितना ज़्यादा प्रोटीन प्लांट फॉर्म में ले सके, इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में ले सके, वो उतना ज़्यादा अच्छा है. बट अल्टीमेटली कॉल इज ऑल योर्स. कि जैसे मैंने कहा कि आपके सबके अपने एक क्या बोलते हैं लाइकिंग्स हैं और सब हैं, तो विद दीज पॉइंटर्स इन माइंड आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं. जी मैम, ये भी कहा जाता है कि जब माँ डिलीवर करने वाली होती है तब उसे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल ताकत की ज़रूरत होती है, और दूध ये एक फिजिकल ताकत का बहुत ही बड़ा सोर्स है. तो घर वाले हमेशा उस दौरान एक प्रेग्नेंट माँ को दूध बहुत ज़्यादा देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घी वाले पदार्थ, या फिर पनीर, या फिर दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं वो उनका सेवन करने के लिए कहा जाता है. तो क्या ये सही है? दूध ऑफ कोर्स इज वेरी गुड, बट दूध में मैं हमेशा एक बात बोलूंगी कि वो A2 मिल्क ही होना चाहिए, यानी देशी गौमाता का ही. अगर आपने हाइब्रिड या जर्सी काउस का लिया है, वो गौमाता का लिया है, तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा. तो जब हम अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ A2 डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जी. अब ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 400 ml ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इज गुड इनफ फॉर अस. जी. तो बहुत ज्यादा अगर हम कोई चीज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो कभी अच्छा नहीं होता है. इट डज नॉट लाइक ऐसा नहीं कि हम उसे अनलिमिटेड बढ़ा दें और वो हमें अनलिमिटेड बेनिफिट्स देगा. इट माइट टर्न आउट हार्मफुल. सो 400 ml तक हम अपने आप को लिमिट करें तो अच्छा है. बट बार बार मैं वही कहूंगी कि प्लीज सोर्स ऑफ मिल्क पर ध्यान दें. इट शुड बी करेक्ट सोर्स ऑफ मिल्क. अदरवाइज आजकल क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ये सब की बढ़ती जा रही है, जिसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ मिल्क इज सफरिंग डे बाय डे. जी हम जैसे अपने दूध की बात की तो ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान घी बहुत ही अच्छा होता है, जो देसी घी होता है घर में जो निकाला जाता है, तो वो भी कई बार बहुत मात्रा में दिया जाता है. तो इतनी ज्यादा मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान घी की लेना क्या जरूरी होता है? नहीं, वो भी जैसा मैंने कहा कि वो 400 ml जो आपका पूरा एक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही लें. घी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट घी अगेन मैं कहूंगी आपने अपने हाथों से घर में जो बनाया घी
वो तो घी प्योर है, मार्केट से जो ले रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है। यू नीड टू गेट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज ओनली, अदरवाइज प्लीज घर में मलाई जमा के आप एटलीस्ट आपके जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए तो घर में ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। और जब आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो कोशिश हो कि जो दूध हो वो A2 मिल्क हो, उसी की मलाई हो और उसी से घी निकला हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मैं कहूंगी कि कुछ भी चीज को ओवर कंजम्पशन करना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट घी सबसे ज्यादा जो फायदा करता है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ, बिकॉज तब वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे को एक पैसेज से उतरना है, तो वो लुब्रिकेशन में इट्स अ वेरी हेल्दी नेचुरल लुब्रिकेंट, इट रियली हेल्प्स। बट देन अगेन नॉट इन ओवरडोज। लैक्टेटिंग मदर के लिए घी बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है, बिकॉज जब बच्चा डिलीवर कर देते हैं तो इम्यूनिटी लो होती है, उन्हें एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत होती है। एक लैक्टेटिंग मदर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, मोर देन अ प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, बिकॉज उन्होंने अपने शरीर से एक और शरीर को पैदा किया है। सो इट्स एक्चुअली लाइक अ रीबर्थ फॉर हर। सो उस समय घी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसा मैंने कहा, जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस में ही खाएं। कुछ भी एक्सेस में खाया हुआ कभी बहुत बेनिफिट नहीं करेगा। और थर्ड ट्राइमेस्टर में इट डज more benefit because of the onset of the delivery process. In fact, हमारे बहुत सारे कस्टम्स में, हमारे जो सिस्टम्स हैं उसमें बिल्कुल डिलीवरी में जाने के पहले सीरा खिलाया जाता है एक प्रेग्नेंट माँ को। जब वो लास्ट एकदम बस जाने वाली होती हॉस्पिटल के लिए तो सीरा खिला के भेजते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। सीरा बनता किससे? घी से और शक्कर से। जी। तो शक्कर मतलब एनी फॉर्म ऑफ जो मिठास है, वो मिठास क्या करती है? ग्लूकोज बढ़ा देती है, एक सडन स्पाइक लेके आती है, हमें एक एनर्जी बूस्ट करती है। वो एनर्जी बूस्ट क्या करता है? एक तो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, बिकॉज कुछ भी बोलो थोड़ी घबराहट तो होती ही है, तो एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। और साथ ही साथ हमें इस पूरे प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत है, तो वो ताकत भी देता है। और जो घी है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, बिकॉज हमारा जो पूरा पैसेज है उस पैसेज से बच्चे को निकलना है, तो वो पैसेज को स्मूथ करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो ये हमारे बट कई बार वही करते हैं, ओवरडोज कर देते हैं। तो ओवरडोज से फिर उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट एट ऑल रिकमेंडेड ड्यूरिंग व्हेन यू आर इन लेबर के टाइम। इनफैक्ट आप जितने एम्प्टी स्टमक और जितने लाइट रहो उतना अच्छा है, बिकॉज आपका सारा एनर्जी जो है वो फोकस्ड होना चाहिए लेबर के प्रोसेस पे। और जैसे हम बहुत हैवी फूड खाते हैं, एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है डाइजेशन पे और वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई आप हल्के रहें जब आप लेबर के लिए जा रहे हो। बट यस, थोड़ा एक आध स्पून ये जो खाया हुआ है ये गुड विशेस की तरह होता है, सो इट इज ऑलवेज गुड। बिल्कुल मैम, एक और बात है जो हमारे इंडियन घरों में बहुत ज्यादा मानी जाती है कि एक प्रेग्नेंट माँ जितना मीठा खाएगी उनका बच्चा उतना ही स्वीट पैदा होगा। तो क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। अति सर्वत्र वर्जित। जब कोई मदर एक्सेस में मीठा खाएगी, इनफैक्ट NIN ने रिकमेंड किया है 25 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं लेना है। और शुगर भी जो है वो जितना नेचुरल फॉर्म में उतना बेटर है। दे आर टोटली अगेंस्ट शुगर, जो हमें जो रिफाइंड वाइट शुगर मिल रहा है वो कहते हैं फीटल ब्रेन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो मना करते हैं। अगर आपको शुगर लेना भी है तो बेटर आप गुड़ से लें, गड़ी शक्कर से लें, खजूर से लें, दैट इज मोर रिकमेंडेड। बट एट द सेम टाइम वो भी 25 ग्राम्स में आप अपने आप को लिमिट करो, नॉट मोर देन दैट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और मीठा जब हम एक्सेस में खाते हैं तो आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में साक्षात बोला है कि ज्यादा मीठा खाने से जो बच्चा बॉर्न होता है वो डायबिटिक हो सकता है, ओबेस हो सकता है और उसे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मना के, इनफैक्ट नॉट जस्ट मीठा, उन्होंने जो हमारे षड्रस हैं वो सबके लिए बताया है कि हमें षड्रस बिल्कुल बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रस को अगर हम एक्सेस में खाएंगे तो वो नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे बॉडी में। जी,
मैम, हमारी चर्चा आगे बढ़ाए इसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ने हमें उनकी समस्या बताई है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सुनाना बिल्कुल, प्लीज। मैम, मेरा 8वां महीना चल रहा है। मुझे मेरे पेट में बच्चे की मूवमेंट का अनुभव होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। इसका आनंद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही महसूस करते हैं। इस दौरान हम बच्चे से बातें भी किया करते हैं। ये थोड़ा बचपना सा लगता है, मगर क्या वाकई में बच्चा हमारी बातें सुन सकता है और उसे समझ सकता है? और अगर हाँ, तो फिर हम किस तरह की बातें उससे करें? आज की जीवन शैली समझाए या फिर अध्यात्म के बारे में कुछ बोले? हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने फाइनल ट्राइमेस्टर में है, 8 मंथ में है और पूरा अनुभव कर रही हैं अपने बच्चे का, उसके मूवमेंट्स का, उससे बातें कर रही हैं। यू आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक एंड साथ में आपके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड प्लीज इसको बचपने की तरह मत लीजिए, अदरवाइज आप इस पूरी चीज की ना इंटेंसिटी को कम कर दोगे ऐसी इमोशन लाके। आप जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये जो बच्चे के साथ बात करना और बॉन्ड करना, इसे हम गर्भ संवाद कहते हैं। और गर्भ संस्कार की पद्धति में गर्भ संवाद का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। गर्भ संवाद मतलब आपके गर्भ में जो शिशु है उसके साथ संवाद स्टैब्लिश करना, कम्युनिकेट करना। और ये बिल्कुल ही बचपने की बात नहीं है कि आप बस ऐसे ही बच्चे से बात कर रहे हो, वो बच्चा आपकी सारी बात सुन रहा है। इनफैक्ट ये तो बात करने की बात हुई, आप जो सोच रही हैं और वो फील कर रही है ना, वो भी आपका बच्चा सोच रहा है और फील कर रहा है। लेकिन जब आप उसको एड्रेस करके प्रॉपरली बात करती हैं तो एक कांटेक्ट और गहरा स्टैब्लिश होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बस ऐसे नॉर्मल में बात करूं 10 लोगों के साथ में, तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, बट नेचुरली आपका टेंशन थोड़ा कम होगा। बट जब मैं आपका नाम लेके आप पर फोकस डायरेक्ट करके आपसे बात करूंगी तो आपका टेंशन मल्टीपल टाइम्स ज्यादा रहेगा, इनफैक्ट मोर देन 100% होगा। सिमिलरली जब आप फोकस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसे तो बच्चा फुल टाइम 24 घंटे आपकी बातें सुन रहा होता है। डोंट थिंक कि आप अकेले हो, आप उसके साथ हो और वो बिल्कुल कान लगा के रखा है आपकी हर एक्टिविटी पर, हर बातों पर, तो वो तो सुन ही रहा है। बट जब आप इस तरह से फोकस्ड अटेंशन देती हैं और उससे बहुत ध्यान से बातें करती हैं, तो उसका अटेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ओपन माइंड से आपकी बातों को सुनता है। सो ये जो फोकस्ड टॉक्स है बच्चों के साथ, जिसे हम गर्भ संवाद कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप गर्भ संवाद में कई तरह की बातें कर सकती हैं, वैल्यू बेस्ड बातें कर सकती हैं। जब आप बच्चों को डिफरेंट तरह की वैल्यूज के बारे में बताएं, आप ग्रैटिट्यूड दे सकती हैं, आपके मन की कुछ बहुत डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स है, कुछ आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो बता सकती हैं। आप अपने परिवार वालों को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं कि कौन क्या है, कैसा है, क्यों है, कितना आपको प्यार करता है। आप उससे इन जनरल अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बता सकती हैं कि आज यहाँ गई, वहां गई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बेसिकली आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कीजिए, और जब कनेक्ट कर रही है ना तो उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। हमने हमारे ऐप में, जो हमारा ड्रीम बेबी ऐप है, उसमें हम एवरी डे गर्भ संवाद की एक्टिविटीज देते हैं और बहुत फोकस्ड एक्टिविटीज देते हैं, जिसमें इस तरह के वैल्यूज बच्चों को बताते हैं, ग्रैटिट्यूड दिलवाते हैं, कुछ बहुत अच्छे, कुछ स्क्रिप्चर की बातें होती है, कुछ रेगुलर मंडेन डेली रूटीन की हम बातें करते हैं। हम बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि किस तरह की बात करें, तो आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं और उसमें आप गर्भ संवाद के सेक्शन से आप डिफरेंट इनपुट्स ले सकती हैं और बातें कर सकती हैं। बट यस, प्लीज स्टैब्लिश अ बॉन्ड विथ योर चाइल्ड थ्रू गर्भ संवाद, क्योंकि ये जो बॉन्ड आप स्टैब्लिश कर रही हैं अपने बच्चे के साथ में, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये बॉन्ड फॉर एवर है, पूरे लाइफ के लिए है। और ये बॉन्डिंग आप लाइफ के कोई भी स्टेज में डेवलप नहीं कर पाएंगे जो आप गर्भ में डेवलप कर पाएंगी। तो प्लीज, अब आपके पास बस 2 महीने बचे हैं, 8वां और 9वां महीना, तो ये जो समय बचा है इसको आप इसी तरह से यूटिलाइज करें और आपके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करें। वेरी नाइस, और इसको कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आप भी सोनल मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम बात कर रहे थे षड्रस के बारे में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी एक रस का बहुत ज्यादा सेवन कर ले तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? षड रस जो है वो 6 प्रकार के रस हैं जो मेरे आयुर्वेद में बताए हुए हैं,
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रस को बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करना चाहिए। और अगर कोई भी रस की अगर अधिकता हो जाती है तो वो काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे फीटस के अंदर, हमारे बच्चे के अंदर। आचार्य चरक ने हमें बिल्कुल जागरूक किया है कि हम फोकस्ड रहें कि हम कोई भी रस का एक्सेसिव सेवन ना करें, क्योंकि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, अगर हम मीठा ज़्यादा सेवन करते हैं तो मीठा ज़्यादा खाने से क्या होता है, बच्चे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे मतलब कई बार ऐसा कहते हैं कि म्यूट भी पैदा हो सकता है। इस तरह की भी बात आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में की है। अगला जो रस है वो है सार यानी आम्ल। तो अगर हम आम्ल रस को अपने भोजन में अत्यधिक कर लेते हैं तो वो बच्चे को है ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, आई डिजीजेस पैदा कर सकता है, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें जो आम्ल रस को एक्सेसिव करती हैं, लाइक आपका टैमरिंड हो गया, इमली हो गया, टोमेटोज हो गया, दही हो गया, या फिर फर्मेंटेड फूड, बिकॉज उसमें भी आम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ये सबको हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगला जो रस है वो है लवण यानी सॉल्टी। तो एनआई ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने क्लियरली बोला है कि 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट हमारे डाइट में नहीं होना चाहिए। और आचार्य चरक भी बताते हैं कि अगर हम एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट करते हैं तो बच्चे की प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकती है हेयर की, जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत यंग एज में बॉल्डिंग हो रही है, बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, स्किन में रिंकल आ रहा है, बेसिकली ओल्ड एज के जो सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं। उसका सीधा कारण है कि सॉल्ट इनटेक हमारे फूड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज ये जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये सब में एक्सेसिव सॉल्ट डला रहता है, सोडियम की मात्रा बहुत हाई होती है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। अगला जो रस है वो है स्पाइसी। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो मदर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ना डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होता है, हीट जनरेट करता है, जलन होती है, और बच्चे के लिए भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बच्चा वीक हो सकता है और उसको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इन लेटर स्टेजेस इन लाइफ। और आजकल पाया जा रहा है कि फर्टिलिटी जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वूम से ध्यान दें कि हमारे बच्चे की फर्टिलिटी एकदम अच्छी रहे। अगला रस है वो है बिटर यानी तिक्त। तो जब हम बिटर फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो जो बच्चा बॉर्न होता है वो वीक होता है, अंडरवेट होता है, अंडर नरिश्ड होता है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, एक नॉर्मल बच्चे से वो थोड़ा कमज़ोर सा दिखता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बिटर जो टेस्ट है उसको हिसाब से लें, कंट्रोल में लें, ताकि हमारा बच्चा बिल्कुल परिपक्व हो, स्ट्रॉन्ग हो और प्रॉपरली एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल बॉर्न हो। और जो आखिरी रस है वो है कषाय रस, जिसे हम इंग्लिश में एस्ट्रिंजेंट भी कहते हैं। तो जब हम एक कषाय रस का सेवन ज़्यादा करते हैं तो बच्चे का जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होते हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कषाय रस को भी लिमिट में लें। तो ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस को अपने प्लेट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर रस का हम सेवन करें, क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूव किया है, एक मदर जितने टेस्ट को लेती है अपने प्रेगनेंसी के दौरान, एम्बायोटिक फ्लूइड के द्वारा वो बच्चे को सारा टेस्ट मिलता है और वो बच्चे में वो टेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एक बैलेंस्ड टेस्ट का इंजॉयमेंट करे और लाइफ लॉन्ग उसकी टेस्ट बहुत बैलेंस्ड रहे, तो आपको ज़रूर अपने आहार में सारे टेस्ट को लेना चाहिए, बिकॉज इसके बेनिफिट्स भी हैं और साथ में बेबी भी खाना सीख रहा है, वूम से ही आप उसको खिलाना सिखा रही हैं, जो कि ईजी है। क्योंकि जितने इन्फेंट होते हैं वो सारी मदर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब वो सॉलिड्स खाना शुरू करते हैं ना तो उनको सॉलिड खिलाना, दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस फॉर ऑल दी मदर्स। तो आप अभी से ही उसको करने लगेंगी तो आधी विक्ट्री तो आपकी हो जाएगी। बट देन ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो जैसा कि आचार्य चरक ने बताया है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में आ सकते हैं। जी मैम, एक प्रेग्नेंट माँ की प्लेट कैसे होनी चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या माँ को एक स्पेसिफिक टाइम में खाना जरूरी होता है, उसके टाइमिंग्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल,
प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि हमारा यूट्रस एक्सपैंड कर रहा है, तो नेचुरली शरीर तो वही है, अगर यूट्रस एक्सपैंड कर रहा है तो किसी न किसी चीज को स्क्वीज तो करेगा। तो नेचुरली यूट्रस के पास है स्टमक, तो स्टमक को स्क्वीज करता है, तो स्टमक की जो साइज है वो स्क्वीज्ड हो जाती है। अब उस कंडीशन में अगर मदर एक टाइम में ज्यादा भोजन करेगी तो क्या होगा कि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक मिक्सर देती हूँ और कहती हूँ कि इसमें टमाटर को ठसाठस भर के पीस लो, तो क्या होगा? घूम नहीं पाएगा, ठीक से पिस नहीं पाएगा। बहुत अच्छा, मुझे लगता है काफी किचन में जाती हैं आप, तो वो पिस नहीं पाएगा, वो हो ही नहीं, बिकॉज वो चर्न ही नहीं होगा, चर्निंग ही नहीं होगी, पिसेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ रहा है और वो स्क्वीज होता जा रहा है, तो अगर हम एक साथ बहुत खाना खाएंगे तो डाइजेशन के इश्यूज आएंगे, वो पिस नहीं पाएगा खाना, जिस तरह से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होना है वो नहीं हो पाएगा और हमें हार्ट बर्न्स, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स देगा, जो बहुत आम प्रॉब्लम है कोई भी मदर की, प्रेग्नेंट वुमेन की आम प्रॉब्लम है। रेगुलरली उनको एसिड रिफ्लक्स होता है, खट्टे डकार आते हैं, डाइजेशन की इश्यूज होती है, हार्ट बर्न होता है, ये इसी कारण से, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्क्वीज हो रहा है। सो बहुत जरूरी है कि हम मॉडरेट क्वांटिटी में खाना खाएं और रेगुलरली खाते रहें, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं। आपको भाई 1 किलो टमाटर पीसना है तो क्यों जरूरी कि 1 किलो एक साथ ही डाल दो, आप 200 ग्राम्स के 5 लॉट में भी तो कर सकती हैं, बिल्कुल, तो बेटर होगा। तो इसी तरह से अपने अगर आप पूरे फूड प्लान को स्प्रेड आउट करेंगी तो बहुत बेटर होगा। तो जब मॉर्निंग में आप उठती हैं तो उठने के टाइम में यू कैन स्टार्ट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क और मे बी अ वेजिटेबल जूस, जैसे लौकी, आंवला, ये सब बहुत अच्छा है, आप उससे शुरू कर सकती हैं। फिर जब ब्रेकफास्ट का टाइम आ रहा है तो ब्रेकफास्ट में भी आप एक हेल्दी पोर्शन ले, जिसमें सीरियल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, हेल्दी फैट्स भी हो, नट्स एंड सीड्स भी हो, तो इस तरह से एक हेल्दी कॉम्बिनेशन आप लें। और फिर उसके बाद में आप से अराउंड 11:30-12 के अराउंड हैव अ कलरफुल प्लेटर ऑफ फ्रूट, बिकॉज फल को क्या है, संध्या के बाद नहीं खाना चाहिए, जितना मॉर्निंग की तरफ खाएं उतना अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट और मिड मील के बीच में फ्रूट इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। और ये देखिए कि आपका कलर जो प्लेट है वो कलरफुल हो, जितना कलर उतना आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहा है उतना अच्छा हो रहा है। एंड देन अराउंड 1-2 बजे के करीब आप खाना खाएं, अगेन बैलेंस्ड मील हो जिसमें सब कुछ हो, ग्रेन्स भी हो, लेज्यूम्स भी हो, सब कुछ हो, इट इज नाइस। एंड देन फिर आप इवनिंग स्नैक्स 4 बजे के अराउंड यू कैन हैव नट्स एंड सीड्स, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो आप नट्स एंड सीड्स ले सकती हैं, इट विल बी नाइस। और फिर डिनर जो है 7 बजे तक मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना डिनर फिनिश कर लें, बिकॉज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूर्यास्त के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है, प्लस हमारे सोने के मिनिमम 3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए ताकि वो डाइजेशन अच्छे से हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जब हम रात में सोएंगे और हैवी फूड खा के सोएंगे और वो डाइजेस्टेड नहीं होगा तो रात में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि बाय 7 PM वी शुड कंप्लीट आवर डिनर। और रात में सोने के पहले अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप 1 ग्लास दूध का ले सकती हैं, और या कुछ ऐसा कुछ सेवन कर सकती हैं जिसको डाइजेशन करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत हो, समथिंग वेरी वेरी लाइट, सो दैट विल रियली हेल्प यू। जी, लेकिन माँ को अगर रात में कोई भूख लग जाए या फिर थोड़ा खाने का कुछ मन करे तो वो क्या ले सकती है? वही मैं कह रही हूँ, समथिंग विच इज वेरी लाइट टू डाइजेस्ट, जैसे मखाना हो गया, इस तरह की जो हल्की चीजें हैं जो उसको पसंद भी आती है और डाइजेस्ट करने में बहुत लाइट है, वो खाना चाहिए। बिकॉज रात में क्यों खाने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालना है। वी वॉन्ट टू कीप अ सिस्टम एज लाइट एज पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी मदर थोड़ी सी डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, सब चीज हो रहा है, फिर हम हैवी मील रात में खा के उस प्रॉब्लम्स को क्यों बढ़ाए। एंड शी नीड्स अ वेरी गुड स्लीप, तो अगर बहुत हैवी फूड खा लिया तो उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो लाइट ही खाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया कि हमें कौन सा खाना और कब खाना चाहिए। हम डाइट के बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।